आई नो ऑफ आर्टिस्ट जिन्होंने कहा कि ऐसे कला का क्या फ़ायदा जो हम लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। Our guest for today is Mr. Adirath, who is a singer, songwriter, composer, lyricist, and a music producer. So, Adirath, we welcome you to our show. कैसे हो भाई? आप कैसे? मैं बेहतरीन, एकदम बहुत इज्जत महसूस हो रही है। हाँ, तो लाइक स्टार्टिंग द पॉडकास्ट हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि व्हाट डज म्यूज़िक मीन टू यू? आप इतने सालों से म्यूज़िक में हो, आपने 5 साल की उम्र से सीखना शुरू किया था, तो म्यूज़िक क्या है आपके लिए? यार अभी जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, जैसी भाषाएं, गुजराती है, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो लैंग्वेज फॉर मी। मैं उसमें कम्युनिकेट करता हूँ, उसमें एक्सप्रेस करता हूँ, उसमें इंटरैक्ट करता हूँ लोगों के साथ। सो हाँ, पर एक बहुत क्रूशल लैंग्वेज है मेरे लिए, क्योंकि शायद मैं म्यूज़िक में ही सबसे ज़्यादा खुद को एक्सप्रेसिव महसूस कर पाता हूँ, म्यूज़िक में ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर पाता हूँ। आजकल तो ऐसा भी फील हो रहा है। कई बार बाकी दूसरे मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है थोड़े कम पड़ जाते हैं, थोड़ा इनइक्विप्ड फील करता हूँ, बट म्यूज़िकली मैं पूरी तरीके से होलिस्टिकली बता पाता हूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक मेलोडी का सपोर्ट भी है, लिरिकली भी कम्युनिकेशन है। तो बहुत सारे लेवल्स पे, बहुत सारे लेयर्स में म्यूज़िक इज़ द वे आई कैन टॉक। सो मैं बात ही नहीं कर सकता म्यूज़िक के बिना। ब्यूटीफुल। कोई भी बर्डिंग आर्टिस्ट, मतलब राइजिंग आर्टिस्ट है, एक पॉइंट आता है, जैसे फॉर एग्जांपल सिंगर हो तो पहले ऐसा लगता है मुझे मेरी आवाज़ पसंद है, दुनिया को पसंद आई है कि नहीं मालूम नहीं, तो वो जो डाउट है, वो डाउट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए कोई इंसान क्या करे? आपको कब ऐसा लगा कि मेरी आवाज़ मुझे भी पसंद आ रही है और जनता को भी पसंद आएगी? तो 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। पहली चीज़ तो डाउट जो है वो एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज वो हम लोगों को, इट कीप्स अस ऑन आवर टोज। लगातार हम लोग ग्रो करते रहते हैं, उसकी वजह से लगातार हम लोग खुद को इम्प्रूव करते रहते हैं, रेक्टिफाई करते रहते हैं। तो डाउट बहुत ही क्रूशल है। एक आर्टिस्ट अगर खुद पर डाउट नहीं कर रहा है, अगर एक आर्टिस्ट खुद से सवाल नहीं पूछ रहा है लगातार, तो फिर कुछ गड़बड़ है। वो डाउट जो है हमेशा सिचुएशन को बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए, लर्न करने के लिए हेल्पफुल रहता है। अदर देन दैट, जो दूसरा क्वेश्चन था आपका कि कब मुझे महसूस हुआ कि मुझे मेरी आवाज़ भी पसंद है, तो बहुत लेटर स्टेज है ये। ऑनेस्टली ट्रेनिंग इज़ वन थिंग। मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग में बिलीव करता हूँ, एंड नॉट नेसेसरीली हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेनिंग या वेस्टर्न क्लासिकल ट्रेनिंग या कुछ ट्रेनिंग। It's about how much time you spend with the craft. You train yourself in the craft also. Listening is also training. आप कितना टाइम उस क्राफ्ट के साथ स्पेंड कर रहे हो, कितना आप सुन रहे हो, कितना आप इंजॉय कर रहे हो, कितना आप एक्सप्रेस कर रहे हो। सो या, तो वो बहुत टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ माई वॉइस। लाइक मैं अपने ही एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि फॉर द लॉन्गेस्ट मेरे को ऐसा लगता था यार ये शंकर महादेवन, हरिहरन जैसा गाते हैं ना, लाइफ में वैसा गाना है। बहुत मतलब 10th 11th 12th तक मेरे को ऐसे ही दिमाग में था कि यार वैसा ही गाना है, क्या गाते हैं वो। एंड देन बार फेलियर ही मिलता रहा। और फिर थोड़ा सोचने के बाद आई रियलाइज कि एक्चुअली मैं उनकी आवाज़ को इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी आवाज़ में नहीं गाना चाहता हूँ। उन लोगों ने जितना अच्छा काम किया है, द क्वालिटी ऑफ वर्क, द क्वांटिटी ऑफ वर्क, दैट इज व्हाट इज अट्रैक्टिंग मी। सो फिर ये जो भगवान ने बॉडी दी है और ये जो भगवान ने लिमिटेड चीज़ें दी है, इस लिमिटेशन में रह के मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, कैसे खुद को खुद में से निकाल सकता हूँ वैसा क्वालिटी। दैट्स आई थिंक दैट्स अ जर्नी। तो कुछ लोग नेचुरली बहुत ज़्यादा क्विकली कर लेते हैं, कुछ लोग खुद पर डाउट करते रहते हैं, खुद से सवाल पूछते रहते हैं, पर जो लगे रहते हैं
जैसा याया बूथ वाला ने भी कहा था कि लगे रहो करते रहो, है ना, तो वैसे ही टाइप का है। तो जैसा आपने जर्नी की बात करी अभी, तो आपका Spotify पे भी अकाउंट है, वहाँ पे भी आप अपने स्ट्रीम्स डालते हो एंड स्टफ, लेकिन ऐसे मेजॉरिटी ऑफ लोगों से देखा गया है कि वो लोग कवर्स और वो ज़्यादा डालते हैं, उसके बाद शायद लेटर स्टेज में आके वो लोग अपना खुद का वैसा करते हैं, लेकिन आपके Spotify पे आपके ओरिजिनल सॉन्ग्स ज़्यादा हैं, तो उसके पीछे का ऐसे मतलब क्या? ज़्यादा क्या है, ओरिजिनल्स ही हैं। तो यार मेरा ऐसा मानना है, बहुत नई फिलॉसफी है, बहुत लोगों के साथ शेयर नहीं की है, पर कैमरा है सामने तो मैंने सोचा कह दूं, है ना, कि 3-4 फेजेस होते हैं। एक फेज होता है जहाँ पर आप एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हो, हाँ मतलब एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होते हो, जैसे वोकलिस्ट भी एक इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, उसका इंस्ट्रूमेंट है वॉइस, गिटारिस्ट है। उसके बाद आप म्यूजिशियन बनते हो, जहाँ पर आप म्यूज़िक होलिस्टिकली समझना चालू करते हो, आप सारे एंगल्स देखना चालू करते हो म्यूज़िक के, आप समझना चालू करते हो कि हाउ पीपल कम्युनिकेट, और एक इंटरेक्शन चालू होता है अलग अलग लोगों के साथ। एंड देन यू बिकम एन आर्टिस्ट, जब आप म्यूज़िक के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड और करने लगते हो। एंड देन यू टॉक अबाउट व्हाट मैटर्स टू यू, व्हाट इज़ हैपनिंग टू यू, व्हाट यू सी इन अदर्स, व्हाट इज़ हैपनिंग टू अदर्स। And then you feel like I want to express, I want to tell people what I'm observing, क्योंकि एक आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटी बहुत अलग होती है। जैसे ये सिनेमाटोग्राफर्स भी हैं, ये दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं, पोइट्स हैं वो दुनिया को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। तो जैसे जैसे आप आर्टिस्ट होने की तरफ आगे बढ़ना चालू करते हो, वैसे वैसे आई फील कि आपका पर्सपेक्टिव चेंज होता जाता है। और आई वॉज लकी इनफ कि मैं बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक से एक्सपोज था शुरुआत से ही, लाइक फिल्म सॉन्ग्स और वो सब चलता ही रहता था, पर मेरे घर में बहुत सारे एल्बम्स थे जो प्रॉपर अलग रेयर गज़ल्स के या वो उस टाइम का इंडिपेंडेंट फॉर्मेट था। सिमिलरली मेरे बड़े भाई लोग थे जो मुझे उनके दोस्त जो थे जो नए बैंड्स बना रहे थे उससे एक्सपोज करा रहे थे। तो या वो एक्सपोजर भी बहुत इंटरेस्टिंग था। तो बहुत ज़्यादा मैं ऐसी चीज़ों से एक्सपोज हुआ हूँ। तो फिर आई वॉज लकी इनफ कि वो सब प्रोसेसेस जल्दी हो गए, और जब तक मैं अपना खुद का बैंड बनाता तब तक मेरे अंदर वो डिज़ायर आ गया था कि मुझे खुद के गाने ही लिखना है। तो कभी मेरी इच्छा ही नहीं थी कवर्स करने की। ऐसा नहीं है कि आई थिंक कि कुछ गड़बड़ है उसमें। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड वाई पीपल डू इट, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर दे आर लुकिंग फॉर। पर मैं एज एन आर्टिस्ट मेरा कॉलिंग यही था कि मेरे को शुरुआत से वो काम करना है जो मेरा खुद का हो, वो कॉन्वर्सेशन करना है जो मेरा खुद का हो। तो हाँ, वो बहुत पर्सनल चीज़ है। आई डोंट थिंक कि किसी को भी इस चीज़ का प्रेशर लेना चाहिए कि नहीं ओरिजिनल्स ही करने हैं या कवर्स ही करने हैं, या प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपको जो पसंद आ रहा है करना। आप पहले इस आर्टिस्टिक फील्ड में घुसते ही इसलिए हो क्योंकि आपको जो मज़ा आ रही है करने की, वो करने का अपॉर्चुनिटी। हैविंग सेड दैट, ओरिजिनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एग्जिस्ट करना है, रेलेवेंट रहना है इन द म्यूज़िक सर्किट और इन एनी आर्टिस्टिक फील्ड, अगर आपके पास अपना खुद का वॉइस नहीं है, अपना खुद का पर्सनालिटी, अपना खुद का कॉन्वर्सेशन नहीं है, अपनी खुद की बात नहीं है कहने के लिए, तो फिर थोड़ा ट्रिकी है। तो एक्चुअली मैं अभी एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट है हमारे गुजरात के, मिस्टर मनन देसाई, उनके साथ हमारी एक बात हो रही थी। तो हमारी बात में मनन भाई ने मुझे ऐसे ही बातों में एक लाइन कही कि वी आर इनटू द लेगेसी बिजनेस। हम लोग प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में नहीं है, वी आर इनटू द लेगेसी बिजनेस। हम लोग कुछ पीछे छोड़ के जाएंगे। अगर कल देखेगी, नई जनरेशन भी देखेगी, तो दे विल सी समथिंग जो हमने क्रिएट किया है। और मतलब वो थॉट पर मेरे मन में आपका एकदम एक थॉट आया कि आपने एक चीज़ बनाई है, क्रिएटिव फर्स्ट स्टूडियोज, जिसमें सिर्फ म्यूज़िक होता है, या फिर इट इज़ अप फॉर लाइक ऑल इवेंट्स, ऑल काइंड ऑफ इवेंट्स, जो मतलब सारे आर्ट फॉर्म्स को आप सपोर्ट करते हैं। तो व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड क्रिएटिंग सच अ स्पेस इन वडोदरा? क्योंकि ऐसी कोई दूसरी स्पेस अभी हमारे दिमाग में नहीं आती जहाँ पर हम लोग शोज़ भी करते हैं, सॉन्ग्स भी रिकॉर्ड होते हैं, ओरिजिनल कंपोजिशंस भी निकलते हैं, लोग वर्कशॉप्स भी लेते हैं। तो एक आपने एक लेगेसी दी है वडोदरा को इन फॉर्म ऑफ अ प्लेस जहाँ पर हम लोग अपने आर्ट को फ्रीली लिव कर सकते हैं। सही बात।
तो क्रिएटिव फॉर स्टूडियोज के पीछे का थॉट क्या था, आपने उसको कैसे बनाया एंड हाउ इट केम टू बी अ रियलिटी, वो कैसे है? तो नीड इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। इंडिपेंडेंट सर्किट के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। बड़ौदा में कंसिस्टेंटली पिछले इफ़ नॉट मोर पिछले 40 सालों से बैंड्स रहे हैं जो जिनके छोटे छोटे ग्रुप्स रहे हैं, जिनके छोटे छोटे ऑडियंसेस रहे हैं, और वो लोग ओरिजिनल म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों को अभी जानता हूँ जो हमारे स्टूडियो पे भी आते हैं, वेरी सीनियर म्यूजिशियंस जो 30 साल पहले 40 साल पहले जिनका बैंड था, मतलब आप सोच सकते हो हमारी उम्र भी उतनी नहीं है, उन लोगों ने तब उनका एक बैंड था, वो लोग म्यूज़िक बना रहे थे। बड़ौदा में वो कल्चर समहाउ कंसिस्टेंटली फ्लरिश हो ही रहा है, पर कोई सपोर्ट सिस्टम है ही नहीं। और मैं भी कोविड से पहले मुंबई में था। आई वाज डूइंग माई ओन थिंग। मैं म्यूज़िक प्रोड्यूस कर रहा था शॉर्ट फिल्म्स के लिए, वेब सीरीज़ के लिए, बहुत सारा काम कर रहा था। पर कंसिस्टेंटली दिमाग में एक था कि यार कैसे एक इकोसिस्टम के बिना कैसे कोई चीज़ फ्लरिश कर सकती है। सर्वाइव तो कर रही है खुद ब खुद, पर फ्लरिश नहीं हो सकती। एंड इन अ सिटी लाइक मुंबई, इन अ सिटी लाइक दिल्ली, इन अ सिटी लाइक कैलकाटा, जहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले से चलती आ रही हैं, तो नेचुरली देयर इज़ अ हार्ड रॉक कैफ़े और देयर इज़ अ हैबिटेट जहाँ पर कंसिस्टेंटली रेगुलर गिग्स हो रहे हैं, ऑडियंसेस भी एजुकेट हो रहे हैं उस गिग्स की वजह से, और आर्टिस्ट भी जो हैं प्ले कर पा रहे हैं। इसलिए वो कवर का जो फॉर्मेट था वो वहाँ बहुत पहले ख़त्म हो गया है, और बहुत पहले ओरिजिनल्स आ गए हैं, और अब शायद वो भी ख़त्म होने को ही आ गया है। अभी पता नहीं कुछ और नया आ जाएगा वहाँ पे तो। बट इन अ सिटी लाइक बड़ौदा जहाँ पर इतने सारे एक्ट्स हैं, एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं आराम से आँख पे पट्टी बांध के आपको 11 नाम गिना सकता हूँ बैंड्स के, आर्टिस्ट के, जो कंसिस्टेंटली पिछले 6-7 सालों से ओरिजिनल म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं और जिनके बहुत अच्छा म्यूज़िक है, जो मैं हाईली रेकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को। तो बड़ौदा के एक्ट्स जो शायद पूरी दुनिया को पता होना चाहिए, उसके बारे में किसी को नहीं पता है, कैसे पता चलेगा? सो दैट वाज अ फाइट विद इन मी कि कैसे उस चीज़ को अचीव किया जाए। और फिर मैं और मेरे दोस्त बात करते रहते थे कि यार कैसे बजाना है, क्या करना है। इसमें एक बहुत फ़नी स्टोरी भी है कि हम लोग पहली बार हार्ड रॉक कैफ़े गए थे मुंबई। तो नए नए मुंबई गए थे, एकदम सल्फर स्नो बैंड वाले, मैं और सृजन गए थे। मैंने कहा यार हार्ड रॉक कैफ़े में बजाना लाइफ में एक बार। और हम अंदर घुसे, हमने कहा कि कैन आई स्पीक टू द मैनेजर? तो उन्होंने कहा कि हाँ ये भाई हैं, क्या बात करनी है? तो मैंने पूछा व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू परफॉर्म हियर? तो वो बहुत ऐसा वियर्ड टाइप का लुक था उनके चेहरे पे कि क्या व्हाट प्रोसीजर यू आर टॉकिंग अबाउट? मैंने कहा नहीं, मतलब वी वांट टू शेयर आवर प्रोफाइल, हम लोगों ने क्या काम किया आप देखो, फिर आपको लगता है तो आप हमको बुलाओ, हम बजाना चाहते हैं हार्ड रॉक कैफ़े में, मेरा तो सपना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं बजाते हैं। तो मैंने कहा तो कैसे बजाते हैं? तो वो बोलते हैं कि नहीं हमको पता चल जाएगा इफ़ यू आर गुड इनफ। तो मतलब वहाँ का इकोसिस्टम कितना अलग तरीके से काम करता है, और यहाँ पर आर्टिस्ट म्यूज़िक कुछ टाइम करके छोड़ दे रहा है। सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं म्यूज़िक, पर उनको पता नहीं कि इसके आगे क्या, अगर मैंने ये 4 कॉर्ड सीख लिए उसके बाद मैं क्या करूँगा। दैट इज़ वेयर यू गाइस केम इन। आप लोगों ने बहुत अच्छा ओपन माइक सर्किट चालू किया, बहुत सारी चीज़ें की, बट फिर भी एक कंसिस्टेंट वेन्यू होना जहाँ पर आर्टिस्ट कुड स्पीक नेचुरली। एंड म्यूज़िक के साथ एक और बहुत बड़ा ट्रिकी सिचुएशन है, ड्रॉबैक तो नहीं कहूँगा, बट बहुत ट्रिकी ये है कि म्यूज़िक के लिए बहुत ज़्यादा अकूस्टिक्स मैनेज होने चाहिए, अच्छा साउंड होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरे आर्ट फॉर्म्स के साथ ये वाला लिमिटेशन नहीं है। तो मेरा फोकस ये था, दोस्तों के साथ हम लोग ये डिस्कस करते थे कि जहाँ म्यूज़िक हो जाएगा ना वहाँ बाकी सब तो हो ही जाएगा। हाँ, वर्कशॉप्स भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पोइट्री भी हो जाएगा, कॉमेडी भी हो जाएगा, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि जहाँ कॉमेडी चल रहा हो या पोइट्री चल रहा हो या पॉट मेकिंग वर्कशॉप चल रहा हो या थ्रेड आर्ट वर्कशॉप चल रहा हो वहाँ पर म्यूज़िक हो सके। तो हमारा प्राइमरी फोकस साउंड पे था कि एक अच्छा साउंड प्रोजेक्शन दे सकें एक डिसेंट एस्थेटिक्स के साथ। एंड जो कुछ भी हमने मुंबई में कमाया था वो सब इसमें हमने डाल दिया, क्योंकि म्यूज़िक ने हमको वो चीज़ दिया है, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू
बड़ौदा ने एक्चुअली हमको वो चीज़ दिया। बड़ौदा का सीन अगर इतना फर्टाइल नहीं होता, अगर बड़ौदा के ऑडियंसेस इतने अच्छे नहीं होते, भले ही 11 लोग आ रहे थे शो में, भले ही 15 लोग आ रहे थे शो में, पर उनके अंदर जो एनर्जी था, उनके अंदर जो एंथुसियाज्म था। और आज तो ऐसा है कि एनी शो इट्स वेरी इजी टू गेट 100 पीपल। आप थोड़ा सा मार्केटिंग करो एंड 100 लोग तो आ जाते हैं। तो वो बड़ौदा का शो जो है, सीन जो है, वो बिल्ड करने के लिए एक कंसिस्टेंट जगह बहुत ज़रूरी थी। साथ में हम लोग म्यूज़िक प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तो हमने कहा कि एक जगह में ही बहुत सारी चीज़ें हो सके, ऐसा मल्टीपर्पज़ जगह चाहिए। तो या दैट इज़ हाउ वी डिसाइडेड कि वी नीड अ प्लेस। फिर हमने स्काउट किया एंड वी वर लकी कि हम लोगों को एक बहुत अच्छे एरिया में एक बहुत अच्छी जगह मिली है। तो क्रिएटिव फर्स्ट ये नाम कैसे से आपके माइंड में आया? यार वो नाम का तो ऐसा है कि हम लोग बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, बहुत सारा जैम करते हैं। और फिर क्या हुआ कि इससे पहले हमारा जो जहाँ पर जैम रूम था, तो वहाँ पर बाजू में एक सरदार जी थे और वो हमसे बहुत परेशान रहते थे क्योंकि बहुत लाउड म्यूज़िक, इट्स रॉक म्यूज़िक एट द एंड ऑफ द डे। तो बहुत लाउड म्यूज़िक, ड्रम्स वम्स बजते थे, गिटार्स, लाउड एम्प्स बजते थे, और वो सरदार जी जो दौड़ 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 ऐसा करके ठोकते रहते थे कि क्या हंगामा मचा रखा है। तो फिर इवेंचुअली वहाँ से आया कि यार हंगामा तो होने वाला है, और क्रिएटिविटी जो है वो ऐसे बिना बहुत सारा हंगामा के नहीं होती। जो आर्टिस्ट हैं, जो पोइट्स हैं, एग्जैक्टली जो आर्टिस्ट हैं, जो पोइट्स हैं, उनके मन के अंदर हंगामा चल ही रहा होता है लगातार, नहीं कुछ तो वो उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो या हमेशा जहाँ पर भी क्रिएशन है वहाँ पर बहुत सारा फस है, तो क्रिएटिव फस स्टूडियोज, दैट्स what we made out of it, but a lot of other people, उनके सबके अपने अपने तरीके हैं उसको प्रेजेंट करने के। So there's I don't know if it's a myth or people believe it कि जो भी सिंगर्स होते हैं या Musicians. हाँ, जो भी आर्टिस्ट होते हैं बेसिकली, वो लोग दे आर ब्लेस्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स अ सिंगर, ही और शी इज ब्लेस्ड विद गुड वॉइस। तो और एक होता है हार्ड वर्क, कि आपको थोड़ा लगता है कि थोड़ा आवाज़ ठीक है, पर ट्रेनिंग के बाद और थोड़ा ठीक हो सकता है। तो आई वॉन्ट टू नो वेर डू अ पर्सन अंडरस्टैंड बिटवीन दिस हार्ड वर्क एंड दिस ब्लेसिंग, कि ब्लेसिंग है और हार्ड वर्क करके आगे बढ़े या नहीं बढ़े। बेसिकली माई क्वेश्चन इज दैट कि सो इसको मैं और इजियर तरीके से पुट करता हूँ कि एक होता है कि somebody is already gifted with a certain skill, जैसे somebody is already funny, और somebody already sings beautifully, और somebody already paints beautifully, है ना, and then there is training, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्रेनिंग के साथ अचीव ना हो सके, है ना। इफ़ यू फाइंड अ गुड टीचर, आपको अगर एक सही गाइडेंस मिल रहा है और अगर आपके अंदर वो इंक्लिनेशन है, आपको अगर वो चीज़ करने में मज़ा आ रही है, तो नेचुरली आप सीख ही सकते हो, एंड नेचुरली यू कैन बी एज गुड एज दे कैन बी। फॉर एग्जाम्पल मैं बहुत सारा अदर चीज़ें कंज्यूम करता रहता हूँ, तो क्रिकेट बहुत देखता हूँ। क्रिकेट में ऐसा बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर वॉज अ वेरी गिफ्टेड प्लेयर एंड राहुल द्रविड़ वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर, और मेरे को तो राहुल द्रविड़ बहुत पसंद है। तो गिफ्ट इज देयर ऑफ कोर्स एंड नोबडी कैन डिनाई इट, क्योंकि वो गिफ्ट जो है वो आपकी ग्रास्पिंग पावर पे वो रहता है कि जिसको गिफ्ट मिला रहता है वो जल्दी ग्रास्प कर पाता है। पर जो हार्डवर्क करने को तैयार है वो इंसान डेफिनेटली आगे बढ़ सकता है। बहुत सारे गिफ्टेड लोग हैं जो अपने टैलेंट को बर्बाद करते हुए मैं देख रहा हूँ, और बहुत सारे हार्ड वर्किंग लोग हैं जो बहुत टैलेंट भी क्या है यार, इट्स जस्ट दैट आपको सही एक्सपोजर मिला है कि नहीं, और आपने कितना टाइम स्पेंड किया उस चीज़ के साथ। ऐसा है अभी, मतलब आपके पेरेंट्स अगर बहुत टाइम से म्यूज़िक सुनते आ रहे हैं, तो नेचुरली जब उनका बच्चा होगा तो उसके डीएनए में थोड़ा म्यूज़िक का टेस्ट होगा। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं सुनते, फिर भी समहाउ, आई डोंट नो हाउ नेचर वर्क्स, पर गिफ्ट इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड hard work is a different thing altogether, and I would choose a hard working student over a gifted student any day. और रही बात गाने की अगर अकेले, तो मेरा तो ये मानना है जो बोल सकता है वो गा सकता है। That's what I very strongly feel.
a lot of parents ask me कि हमारा बच्चा जो है कर पाएगा कि नहीं, तो it's just that अगर उसको मज़ा आ रही है, उसको करना ही है, तो डेफिनेटली करेगा। और अगर उसको नहीं मज़ा आ रही है तो फिर लेट इट बी, उतना मतलब नहीं, फिर अननेसेसरी पुश मत करो। सो या तो अभी हम लोग मतलब मैं ऐसा जनरली देखता हूँ, कॉमिक्स को भी देखता हूँ, पोएट्स को भी देखता हूँ, तो लोग ऐसा एक सेट बनाते हैं, मतलब ये बहुत ही जनरलाइज्ड वे हो चुका है कि गिटार वाला लड़का है तो उसके लिए लाइफ इज इजी, ऐसा एकदम ऐसा क्रीम रोड है। लेट मी टेल यू, लाइफ इज नॉट इजी। बस वही मुझे आपसे पूछना है कि हाउ डिफिकल्ट इज इट टू परस्यू अ पैशन लाइक म्यूजिक? देखो, डिफिकल्ट तो नहीं है, आई टेल यू व्हाई। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी पैशनेट हो तो दैट इज योर एम, दैट इज योर पर्पस, आप वो ही करना चाहते हो, तो आपका जब एम ही वो है, आप करना ही वो चाहते हो, तो फिर हर चीज़ जो है उसी के अलाइंड होने वाली है। आप फिर जो स्कूल भी जाने वाले हो तो इवेंचुअली यार वो म्यूज़िक टीचर में मज़ा नहीं आ रही है, वो म्यूज़िक टीचर अच्छा है, वहाँ जाना है, राइट? तो आप जिस चीज़ को लेके इंक्लाइंड हो। बट हाँ, अगर देखने जाए तो कमर्शियली टू परस्यू दिस इट्स अ वेरी ट्रिकी जॉब। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से हमको नॉर्मली ट्रेन किया गया है, बचपन से हमको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स ये सब सिखाया गया है। बट अगर हम देखने जाएं, कोई भी सॉफ्ट स्किल है, वो सब ये जितने आर्टिस्टिक चीज़ें हैं इसको सॉफ्ट स्किल बोला जाता है, ठीक है? तो सॉफ्ट स्किल्स पे बहुत कम काम है। हाँ, मतलब जैसे हमारे मतलब एक म्यूज़िक टीचर थे और वो हमको जितना उनका अंडरस्टैंडिंग था उतना वो सिखाते थे, और हफ्ते में एक लेक्चर होता था मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी के रोज, है ना? तो उसमें भी प्रॉक्सी लेना मैथ्स का, अगर सिलेबस खत्म नहीं होता। हाँ, तो वो ये कॉम्पनसेट हो सकता है। हाँ। और मैं तो ऑल बॉय स्कूल में था, तो स्पोर्ट्स तो कॉम्पनसेट हो नहीं रहा क्योंकि हमको तो खेलना है ही, है ना? तो फिर म्यूजिक या पेंटिंग, है ना, या ड्रामेटिक्स फॉर दैट मैटर, बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें ड्रामेटिक्स होते ही नहीं है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसमें म्यूजिक टीचर नहीं है। मुझे लगा मेरी स्कूल में कभी भी थिएटर का कोई भी पीरियड रहा। एग्जैक्टली, एंड कभी भी ऐसा भी नहीं हुआ कि म्यूजिक के पीरियड मिस हुए हैं तो मैथ्स की प्रॉक्सी म्यूजिक में दी गई। एग्जैक्टली, कभी नहीं। तो जब हम एज अ सोसाइटी इस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और ये आर्ट फॉर्म भी उतना ही टाइम मांगता है। जैसे अगर आप देखें तो आपको कौशिकी चक्रवर्ती के बचपन से गाते हुए वीडियोस दिखेंगे, इसलिए आज वो ऐसा गा रही है क्योंकि वो बचपन से वो ग्रूम उस चीज़ को लेके हो रहे हैं। तो ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट, आप कितने भी गिफ्टेड हो, है ना? तो उतना ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिल रहा है पहले तो। उसके बाद जैसे दुनिया जल्दी जल्दी पैसे कमा रही है, वैसे ही उतना ही प्रेशर पैसे कमाने का आपको वो है, और टाइम उतना नहीं दिया जा रहा है, तो वो फिर बहुत ट्रिकी है। और प्लस आर्ट्स जो है, जैसे कोविड में भी अगर आपने देखा हो, तो आर्ट्स इज समथिंग जो आर्टिस्ट इतने ज़्यादा इफेक्ट हुए, आप लोगों को शायद ना पता हो, बट आई नो म्यूजिशियंस इन राजस्थान सेलिंग देयर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर देयर लाइवलीहुड, क्लासिकल म्यूजिशियंस प्रॉपर। आई नो ऑफ आर्टिस्ट जिन्होंने कहा कि ऐसे कला का क्या फ़ायदा जो हम लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता। तो हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं द ग्रेविटी ऑफ थिंग्स। हम लोग तो फिर भी एक अच्छे ऐसे वेल टू डू फैमिली से हैं, बट जो आर्टिस्ट हैं, मैं खुद मुंबई मेरे को इसलिए छोड़ना पड़ा बिकॉज इतने एक्सपेंसिव रेंट्स, इतनी सारी चीज़ें। ऑन द कॉन्ट्ररी एक कॉर्पोरेट जो है वो तो वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, उसका तो उल्टा डीजल भी बच गया, पेट्रोल बच गया, डीजल बच गया, है ना? फॉर आर्टिस्ट इट इज़ वेरी ट्रिकी। एक तो पहले अच्छा होना बहुत डिफिकल्ट है, ऊपर से फिर अच्छा होने के बाद भी देयर आर लिटिल माइन्यूट डिटेल्स जिसको पूरी तरीके से कवर करना डिफिकल्ट है, एंड टू एक्सट्रैक्ट मनी। प्लस ये फ्रीलांसर्स होते हैं सब, और आप लोग भी सब शायद फ्रीलांस काम किए ही हैं, तो आप लोगों को पता है कि क्लाइंट से पैसा निकलवाना कितना ट्रिकी है। तो है, पर हाँ, हर चीज़ के अच्छे बुरे चीज़ें होती हैं। म्यूज़िक के साथ अच्छी बात यह है कि इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ inner peace, a lot of help, a lot of happiness, a lot of joy, a lot of friends. It's always there. Yeah, so perks तो हैं. So yes, thank you for watching this video.
हम लोग और भी ओपन माइक्स करते हैं, शोज करते हैं वडोदरा में. सो इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट, यू वांट अ प्लेटफॉर्म, देन वी आर हियर. और क्रिएटिव फर्स्ट भी है. सो अदिरा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर टुडेज शो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो. बहुत मेहनत करते हैं सब, बताओ, करना ही मतलब सही सही थोड़ा सपोर्ट करोगे तो. क्या है, व्हाट इज दिस? और कर ही क्या रहे हो? वीडियो पूरा देख ही लिया है तो फिर तो यार